ओके सो क्या बात कर रहे थे? हाँ, रेफरेंस बुक की मैं बात कर रहा था। ओके सो दैट आई विल सेंड दी स्कैन कॉपी। अभी तुम्हें आराम से बैठ के सुनना है ओके बट सुनना है एट द सेम टाइम याद करना है जो हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी में से, जो हमने बुक में से डिस्कस किया वही चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जैसे कि एक्टिविटी, तो एक्टिविटी हमने डिस्कस नहीं की, तो पहले एक्टिविटी, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी हम वही डिस्कस करेंगे जो शायद तुम्हें ऐसा लगे कि इसको कैसे लिखे, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा हो। अदरवाइज सिंपल सिंपल जो ऑलरेडी बोला हुआ ही है कि से श्रिंकेज कैसे होगा, वो 3 हमारे बताए थे। ओके कौन कौन से थे? ऑस्मोसिस 3 टाइप्स थे। ओके हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, उसके बारे में बताया था। ओके सो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाउ एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैं बता रहा था कि दिस आई विल सेंड, अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख लेना। ओके सपोज आज तो नहीं हो पाएगा बट बाय टुमारो आई विल सेंड दिस स्कैन कॉपी, हो सके तो आज, अदरवाइज बाय टुमारो आई विल सेंड दिस स्कैन कॉपी। तो तुम उसमें से लिखोगे। मान लो कि तुमने 2 दिन ले लिए, 2 दिन तो नहीं लेने हैं लेकिन मान लो कि तुमने 2 दिन ले लिए लिखने के लिए। ओके तो आज है हमारी 12th डेट है। ओके कल 13 और 14 तक तुमने लिख लिया, तो 14 तक सपोज लिख लिया तो 1 वीक इनफ है टेस्ट के लिए, पढ़ने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ वाला आंसर दे पिछली बार हाँ 1 वीक और 10 डेज जैसा, मतलब अराउंड 25th जैसा हम रख सकते हैं। ओके ये चैप्टर का टेस्ट बायोलॉजी का डन। ओके और जो हमने डिस्कस किया है वही है, नया कुछ नहीं है। मतलब मैं पहले से तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन से होंगे, एनसीईआरटी के ही होंगे। और एमसीक्यू शायद मैं दूसरे पूछूं, दूसरे भी बोल देता हूँ, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू है। ये स्कैन कॉपी में भेजूंगा, इसमें देखो तुम्हारी इन टेक्स्ट के आंसर भी आ गए, इसमें तुम्हारे एक्सरसाइज के आंसर भी आ गए, इसमें तुम्हारी एक्टिविटीज भी आ गई, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बहुत बढ़िया बुक है, एनसीईआरटी के बाद अगर तुम्हें कुछ रिफर करना चाहिए तो वो होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो हम 10th में भी डिटेल्ड में करेंगे डिस्कस। ओके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस है उसके आंसर भी इसमें गिवन है। ओके सो होल चैप्टर आई विल सेंड यू। ओके सो वो होल चैप्टर नहीं लिखना है, तुम्हें नोट्स में क्या लिखना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, उतना ही लिखना है। लेकिन पढ़ने के लिए अगर तुम्हें नोट्स बनानी हो तो तुम इसमें से देखकर नोट्स बना सकते हो। और फिर सपोज बहुत सारे तो एमसीक्यू ही है, तो एमसीक्यू के लिए देखो ये सपोज 1-1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। फिर एमसीक्यू कितने हैं, 1 से स्टार्ट किया 20 एमसीक्यू है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो 1 से लेकर 10 फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद फिर से 1 से लेकर के 12 वो भी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके फिर ट्रू और फॉल्स 1 to 8, फिर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल्ड में गिवन है। ओके सो आई विल गिव यू नोट, सिर्फ तुम्हें किसकी बनानी है, हमारे क्लास के लिए और तुम्हें पढ़ने के लिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। हाँ फिर उसमें से तुम्हें ऐसा लगे नहीं मुझे तो ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, तो तुम फोन में से पढ़ोगे, वो मज़ा नहीं आएगी। तो उसके लिए तुम्हें नोट्स बनानी हो तो तुम बना सकते हो। बड़े क्वेश्चन के लिए, छोटे क्वेश्चन के लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं। ट्रू और फॉल्स लिखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रहे हो और फिर लिखोगे ट्रू है ये फॉल्स, अरे इससे अच्छा मोबाइल में देख लो, फटाफट हो जाएगा। डन, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो हम अराउंड 24-25 इसका टेस्ट रखेंगे। डन, तो मैं कल भेजूँ तब से तुम लिखना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके ये हो जाए हमारा आज और कल में, तो ये हो ही जाएगा। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर और फिजिक्स हुआ है उसकी एक्टिविटीज एंड इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करेंगे। ओके वो हो जाए, उसके बाद वो होगा, तब तक तो कल से तुम्हारी स्कूल स्टार्ट है, तो स्कूल में बताएंगे कि क्या होगा फर्स्ट एग्जाम में। ओके तो जैसे ही पता चले या फिर तुम्हें मंथली प्लानर में बता दे कि इतने चैप्टर्स चलाएंगे, तो जो चलाएंगे वो मोस्टली पूछेंगे। ओके तो सपोज केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स, तो हमारा सेकंड बाकी है, तो हम तुरंत सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? ओके तो जब तक हम ये टेक्स्ट एंड ऑल डिस्कस कर रहे हैं तब तक तो ये हो ही जाएगा
हाँ मित, तुम तो अभी आए हो तो ये पहले ही स्टार्ट हो गया था। ओके, चैप्टर एंड हो रहा था तब आए थे। सेल डिवीजन तो पढ़े थे ना तुम लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीक में सेल डिवीजन नहीं पढ़े? हाँ, तो लाइसोसोम के बाद सेल डिवीजन नहीं पढ़े थे हम? 2 मेथड से होता है, कौन कौन सी काव्या? सेल डिवीजन थी तुम? लास्ट टॉपिक थी तुम। माइटोसिस और मियोसिस एंड माइटोसिस। ह्यूमन में कौन सा होता है? नहीं लिखा होगा अंदर। अच्छा बताओ कि एक पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल 2 बन रही है, वो किस में होता था? माइटोसिस। और मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती थी? 4। यस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट की कंपेयर में माइटोसिस में कितने होते थे? सेम, आधे या डबल? सेम होते थे। और वहां पर मियोसिस में हाफ। ओके, तो वो सब हमने डिस्कस किया था। ओके चलो तो एक्टिविटी देखते हैं। हमने आई थिंक सो 1 एक्टिविटी डिस्कस की थी, राइट? या 2 की थी? 1 की थी ना। ओके चलो, तो सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। ध्यान से सुनो। Try preparing temporary mounds of the leaf peels, tip of the roots of onion or even peels of the onion of different size. तो roots लेने हैं ऑनियन के या फिर ऑनियन की ही पील्स लेनी है। ओके, और उसके ऊपर हमें एनालिसिस और से एक्टिविटी करनी है। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटी, तुम ये सब डिस्कस हो गया था तब नहीं थे, तो ऐसा मतलब ऐसा शायद थॉट आएगी यार समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस है थॉट आएगा क्योंकि डिस्कस ही नहीं हुआ है तो ऐसा लगेगा। ओके, सो डरना नहीं है, हो जाएगा, इजी है। ओके चलो। सो ट्राई प्रिपेयरिंग, हाँ तो ये हमने पढ़ा। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, मतलब ये भाई लीफ पील्स ले ले, ओके, और ऑनियन पील्स ले ले और फिर हम टेम्पररी माउंट पर रखे। अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं तो क्या होगा। So after performing the above activity, let us see what the answers to the following question would be. First question है, do all cells look alike in terms of shape and size? तो क्या सारे सेल जो होते हैं, कंटेक्स्ट देखो क्या पूछा है, लुक अलाइक, लेकिन कौन से कंटेक्स्ट में? शेप एंड साइज के कंटेक्स्ट में क्या सारे सेल सेम है? क्या लग रहा है? शेप और साइज के केस में सारे सेल क्या लग रहे हैं? सेम होंगे या अलग होंगे? अलग होंगे। ओके, स्ट्रक्चर सबका सेम है। सेम क्या है? स्ट्रक्चर कि भाई सेल है, फिर अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। ओके, वो सब स्ट्रक्चर जो है वो सेम है सबका, लेकिन शेप एंड साइज वो तो डिफरेंट होगी। चलो देखते हैं। सेल्स फ्रॉम वन स्पेसिमेन लुक अलाइक इन शेप एंड साइज, मतलब एक ही स्पेसिमेन से लिया है, लीफ पील्स लिए है, ठीक है, फिर उसको तुम ऑनियन पील से कंपेयर करोगे तो वो सेम होंगे नहीं। बट द साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लुक डिफरेंट। तो अलग अलग प्लांट से ले आए या फिर एक प्लांट से ले आए, एक ऑनियन से ले आए, एक तुम्हारे चीक में से ऐसे करके निकाले। एक एक्टिविटी वैसी भी है कि हमें चीक में से, मतलब हमारे माउथ में से निकालना है पर्टिकुलरली सलाइवा, और उसको चेक करना है तो हमें पता चलेगा कि कैसे सेल्स है हमारे माउथ। हम देख सकते हैं, एक एक्टिविटी है, आएगी, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट है ऐसी एक एक्टिविटी भी। ओके तो सिंपल आंसर था, समझ में आ गया क्या? अगर डिफरेंट हम कंटेक्स्ट ले रहे हैं, मतलब कि हमारा से एक ही प्लांट के तुमने सैंपल्स लिए तो उसके शेप और साइज क्या होंगे? सेम। लेकिन डिफरेंट प्लांट्स लिए, डिफरेंट प्लांट्स और फ्रूट पील्स और व्हाटएवर यू हैव टेकन, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या अलग होगा। डन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? हाँ, स्ट्रक्चर में तो सेम है। सो ऑल दी सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड अ सेल वॉल। सेल वॉल सब में होगी क्या? सब में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है ऑल? क्योंकि यहाँ पे लीफ पील्स और ऑनियन है तो वो तो सेल प्लांट के केस में ही आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। द न्यूक्लियस इज एम्बेडेड इन दी साइटोप्लाज्म, पता ही है हमें। ओके,
Hence all the above cells seem to have a similar structure. Simple? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Could we find the differences among the cells from different parts of a plant body? तो प्लांट एक ही प्लांट है ऐसा समझो. और प्लांट बॉडी में सपोज तुमने रूट से लिया, लीफ से लिया, स्टेम से लिया, कोई ब्रांच पे से लिया सैंपल. अब हम चेक कर रहे हैं तो क्या होगा देखो. Cells from different parts of the plant are different in shape, size and structures. जैसे कि हम हैं, ओके, तो हम भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो फिर प्लांट भी के सिंगल यूनिसेल्युलर थोड़ी है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर थोड़ी है, वो भी क्या है, मल्टी सेल्युलर है. ओके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. हाँ, हमारे जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ह्यूमन जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है स्ट्रक्चर, बट यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है. उसमें भी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं. ओके, सो देयरफॉर बोला गया है कि अलग अलग पार्ट्स में से लेंगे तो उसके शेप, साइज वो सब अलग होंगे. दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड हेंस आर नॉट अलाइक. सब लोग डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं तो वो सेम होंगे नहीं. सिंपल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड. भाई सिमिलैरिटीज क्या होगी, स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज होगी, वही आंसर है. देखो ये बेसिक आंसर तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए. फिर यहाँ पे जो सेंटेंस में बना के लिखना है वो तो तुम लिख दोगे, लेकिन एटलीस्ट तुम सोचो सिमिलैरिटीज क्या होगी, फिर डिफरेंस क्या होगा. तो जो आंसर तुम्हें थॉट आ जाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि हमने चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. चलो, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल. इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर सीन व्हिच आर लार्जर इन साइज. देखो वैक्यूल्स की भी बात की, क्योंकि हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली 90%, 50 to 90% ऑफ द cell space has been taken by the vacuoles in particularly plant cells. Okay, क्या humans में vacuoles होते हैं? क्या लग रहा है? स्टोरेज है तो होगी. यस, होते हैं. ओके, स्टोरेज करना है ना. देखो अब ये आंसर डायरेक्ट नहीं पता था, लेकिन फंक्शन पता था, तो उसके हिसाब से हम आंसर दे पाते हैं. ओके, तो उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए. मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ही है, लिक्विड एंड सॉलिड. याद आया ना. ओके, सो दैट इज देयर. बोथ दीज कैरेक्टर्स आर सिमिलर इन ऑल दी सेल्स. तो यस, शेप सभी में क्या होंगे, स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब साइटोप्लाज्म होगा. अगर प्लांट सेल ही है तो सेल वॉल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, और सब में वैक्यूल्स भी होंगे बड़ी साइज वाले. तो ये सब सिमिलैरिटीज है. ओके, तो यही एक्टिविटी थी हमारी. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.3. तो 5.3 एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस विथ एन एग. अंडा लिया है. अच्छा चलो देखो, रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है? मिक्स कर नहीं तो मिक्स हो जाए. जिसमें मिक्स तो सही है, लेकिन सॉल्यूट ज्यादा होता है और अच्छा, वाटर ज्यादा होता है और जो चीज होती है वो कम होती है. उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट. डाइल्यूट, सही बात है. ओके, वाटर ज्यादा होगा, और वाटर जनरली क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर. यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट जनरली हम क्या ले लेंगे, वाटर. ओके, तो सॉल्वेंट मतलब क्या, वो भी मैंने बताया था, जिसकी अमाउंट ज्यादा हो वो सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम हो वो सॉल्यूट. ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था. ओके डन, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. सो मैं तुम पहले, अभी हमने नहीं पढ़ा. नेक्स्ट में. अच्छा हाँ, सेकंड चैप्टर में, लेकिन हमने डिस्कस किया था ना, मैंने बताया था ना वो लेमन वाला एंड ऑल. यस, ओके, सो वो सेकंड चैप्टर में आएगा. मीत तुमने मतलब पढ़ाई स्कूल में तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट घर पर या फिर पहले कहीं पे जाते थे ट्यूशन? हाँ, मतलब 9th के लिए नहीं जाते थे. कोई बात नहीं, तो मतलब बाकी है, टेंशन मत लेना. हमारा देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एक चैप्टर हो गया है, तो पर्टिकुलरली जो हो ही गया है उसका कंटेक्स्ट थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में ना आए वो बट ऑब्वियस है. ओके, सो चिंता करने की बात नहीं है, उतना मैं बता सकता हूँ. ओके, और तो मैं क्या बोलूँ, रिवीजन हम करेंगे जैसे जैसे हमें
टाइम मिलेगा। पहले तो हम जो चलेगा हमें पता, तुम स्कूल जाओगे तो पता चलेगा ना कि सपोज 2 चैप्टर है, अभी सपोज हम एक चैप्टर करके बैठ गए और फिर एग्जाम आ गई, 3 तो to फिर 5 चैप्टर मतलब या तो 3 या तो 5 टोटल 3 to 5 चैप्टर्स इनके स्कूल में होंगे। वैसे सब तुम्हारे स्कूल में भी बता दिया जाएगा, तुम्हारे स्कूल में भी बता दिया जाएगा। ओके, सो 3 तो हमारे हो गए हैं। अभी 5 करने के लिए शायद केमिस्ट्री में 2 कर दे या फिजिक्स में 2 कर दे। बायोलॉजी में आई होप कि नहीं करेंगे 2 चैप्टर्स, ओके, लेकिन केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर दे कैन इंक्लूड, ओके, एंड वो भी इजी है, बट सारे इजी ही है बट रिलेटेड भी है सारा, ओके। फिजिक्स का भी 2nd चैप्टर भी वो ले सकते हैं। सो क्या है कंटेक्स्ट, उसके हिसाब से हम पहले तो हमारा कंटेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, देन वी विल टेक रिवीजन। फिर ऐसा नहीं है कि हम भागते जाएंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। क्योंकि कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें तुम लोग एब्सेंट भी थे, तो वो रिवीजन में कवर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो सभी जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली सारे मतलब अगर अटेंडेंस की बात करें तो आई थिंक वैशाली की कम छुट्टी हुई है, ओके। तुम गांव गए थे, मतलब गांव ही गए थे ना, महाराष्ट्र गांव है क्या? अच्छा हाँ, मतलब तुम्हारा गांव क्या है, वतन बोलते हैं वो रायगढ़ महाराष्ट्र में? नहीं, गुजरात में ही है। कहाँ पे? गुजरात में ही है। गुजरात में कहाँ, कौन सी साइड? हिम्मतनगर से। अच्छा, नॉर्थ गुजरात, ओके, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंट रीजन से जो छुट्टियाँ हुई है, एब्सेंट हुई है, तो वो हम रिवीजन में कवर करेंगे, ओके। सो इट्स, फिर तुम ऐसे भी दिमाग में मत समझना कि अरे यार ये तो भागता ही जा रहा है, सिलेबस वैसे करते गए तो दिवाली से पहले ही हमारा पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बट हम वैसा नहीं करने वाले हैं, हम फिर से रिवाइज करेंगे, पक्का होगा हमारा। और अगर पक्का ही है तो और पक्का होगा। फिर मैं तुम्हें, तुम मुझे बोल देना, हम टेस्ट लेंगे, फिर सपोज किसी के मार्क्स आउट ऑफ आउट आ रहे हैं या सबके मार्क्स आउट ऑफ आउट आ रहे हैं, देन वी विल इंक्रीज दी डिफिकल्टी लेवल, ओके। डिफिकल्टी लेवल का हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन कब? पहले ये एनसीईआरटी वाला तो तुम 2 टेस्ट, उसमें तुम्हारे मार्क्स आ गए तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया। यहाँ मैंने पहले से तुम्हें क्वेश्चन बताए गए हैं, तुम्हें तो प्रिपेयर करके आके लिखना है। फिर मैं सपोज क्वेश्चन बताऊं भी ना, वैसे तुम्हें सोचना पड़े वैसे क्वेश्चन, कंटेंट यही रहेगा, ये अच्छे से समझा है तो हो जाएगा, ओके। वो सब कुछ हम करेंगे। हाँ चलो, तो डाइल्यूट की बात कर रहे थे, तो बात सही है क्या? जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। डन, ओके। चलो, सो डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब क्या, उसका फॉर्मूला क्या है? HCl, ओके। वो सब हम 3rd चैप्टर के बाद पढ़ेंगे कि सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो किस 2 एलिमेंट्स है वो इकट्ठा होके ये बन रहा है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके, कंपाउंड एंड ऑल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एलिमेंट है। टोटल अभी अर्थ पर कितने डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट, एनी आइडिया, या कभी कोई गैस कहीं सुना हो? टोटल 118 एलिमेंट्स। कितने? 118। जैसे हम बोलते हैं ना कि कार्बन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो ये सारे क्या है? एलिमेंट, ओके। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, हमारी बॉडी में भी कितने सारे नेसेसरी है, ओके। तो वो सब हम जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स है। तो टोटल अभी 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, उसमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकर्ड है, मतलब नेचर में से डायरेक्ट मिलते हैं, और बाकी कितने? 94। और 94 से 118 तक के, देखो सुनो लेकिन अंदर उतारना, जितना मतलब याद रहे उतना याद रखना, वापस जब आएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे ही। 94 से 118 तक का हमने लैब में बनाए हैं, ये जो एलिमेंट है वो हमने लैब में सिंथेसाइज किए हुए हैं, मतलब आर्टिफिशियल हुए ना वो। जैसे कि तुम ऐसे गड्ढा खोदो और तुम्हें अंदर से मिल जाए आयरन, ओके, आयरन मिल जाए, और से आयरन बोलो या आयन बोलो, व्हाट एवर यू प्रोनाउंस, Fe, ओके, वो मिल जाए तुम्हें, तो ये एलिमेंट तुम्हें कहाँ से मिला? अर्थ क्रस्ट में से मिला। देन नीचे खुदाई कर रहे हैं, ओके, KGF, और नीचे से गोल्ड मिला, ओके, इसलिए उसका नाम KGF है। KGF नाम क्या है पता है?
कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये उसका फुल फॉर्म है। कोलार गोल्ड, क्या बोला मैं, फिल्म बोला, फील्ड, हाँ वही, कोलार गोल्ड फील्ड। ओके, तो कोलार क्या है, जगह का नाम है। कोलार बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर जगह का नाम है। मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ओके, सो कोलार गोल्ड फील्ड, उसी के ऊपर से पहले बहुत ज़्यादा गोल्ड निकला था। तो ये सिर्फ एक छोटा सा थीम उठा करके पिक्चर चल रही है अभी। ओके, जहाँ पे बहुत सारा सोना है, लाइक दैट। ओके, तो KGF, सब लोग KGF कर रहे हैं, लेकिन वो एक फुल फॉर्म है, किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे घूमा होगा या वहाँ का पता होगा उसी को पता होगा, या फिर साउथ इंडियन स्टूडेंट को पता होगा। ओके, क्योंकि हमें ये तो, मैं गया था, मैं रहा था वहाँ पे 2 साल, इसलिए पता है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता होगा, तो पता है। सो जस्ट आई एम शेयरिंग नॉलेज। अच्छा, सो वैसे नीचे से तुमने गोल्ड निकाल लिया, तो वो क्या है भाई, गोल्ड मिलता है। गोल्ड को हम इंडस्ट्री में बनाते हैं क्या? अगर इंडस्ट्री में बना सकते तो सोचो इतना हाई रेट ना होता उसका, अरे बनाते लोग पेट भर के। ओके, लेकिन गोल्ड को हम बना सकते नहीं है। हाँ, क्लीन कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, और प्योरीफाई के लिए हम बोलते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट और हाईएस्ट 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड कभी ज्वेलरी के फॉर्म में होता नहीं है, याद रखो। भले ही वो बोले दुकान वाले ये ले जाओ 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, नहीं होती, कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हम बना रहे हैं तो गोल्ड जनरली बनता है बाय ह्यूमन। ओके, मशीन मेड नहीं बनता। मशीन मेड भी बनता है, बट वो जनरली लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता। ओके, क्योंकि इसीलिए तो हमारे पास से लेबर चार्जेस लेते हैं गोल्ड परचेज करें तब। तो लोग बनाते हैं, कितना भी सेफ्टी रखो तुम, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अंदर ऐड हो जाती है। दैट्स वाई 24 कैरेट गोल्ड होता नहीं है। ओके, हाँ, वो जो मूवी में दिखाते हैं ना, जिसे बिस्किट भी बोलते हैं और स्लैब बोलते हैं और गोल्ड बार बोलते हैं, हाँ वो होता है 24 कैरेट। ओके, क्यों? क्योंकि वो स्लैब ही है पूरा का पूरा, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है। ओके, उसको सिर्फ ऐसे बड़ा टुकड़ा था, उसको काट दिया है हमने और छोटा टुकड़ा बना दिया है, दैट्स इट। ओके, और कुछ नहीं किया है। जैसे यहाँ पर तो उसको गर्म करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज निकालेंगे, ये वो इतना कुछ करेंगे सो दैट वहाँ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाए। ओके, तो 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल और एक जो नेचुरल, यस, नेचर में से मिलते हैं वो। तो टोटल कितने हैं? 118, करेक्ट। और नेचुरल कितने हैं? 94, और बाकी के हमने बनाए हुए हैं। ओके, सो वैसे एलिमेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैसे 2 एलिमेंट है, कौन? HCl। ओके, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, वो इकट्ठा होके बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो आया इसलिए बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो HCl में अंडे को रख दिया, एग को रख दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? तो उसका जो अपर लेयर है, ओके, किसका? एग का जो अपर लेयर है वो निकल जाएगा। देखो पढ़ते हैं आगे। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। ओके, मतलब वो अपर लेयर जिसको हम तोड़ते हैं, जो लोग खाते हैं वो खाने के लिए जो तोड़ते हैं ना एग को, लेकिन डायरेक्ट तोड़ने की बात नहीं है, बॉइल्ड एग होता है उसकी बात है। ओके, बॉइल्ड होगा तो क्या है, अदरवाइज तो तुम तोड़ोगे तो वो सब मटेरियल भी बाहर निकल जाएगा, वैसे तोड़ने की बात नहीं है। ओके, हमें करना क्या है भाई? अंडे का खाना नहीं बनाना है। हमें एक सैंपल पीस लेना है जिसको हम देख सके। ओके, तो एकदम थिन आउटर लेयर हो रही, आउटर लेयर है। सो थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग, मतलब जो ऊपर वाली लेयर थी वो तो हमने HCl में डाला इसलिए वो हट गई। अब हट गई, फिर भी एक पतली सी लेयर है, वो लेयर को बारे में हमें देखना है। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर द 5 मिनट्स। तो अब प्योर वाटर में, ऐसे बाउल में प्योर वाटर में रख दो 5 मिनट के लिए और फिर ऑब्जर्व करो। देखो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, या तो श्रिंकन होगा या तो स्वेल हो जाएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। ओके, चलो। डी शेल्ड एग लिखा हुआ है। डी शेल्ड एग मतलब जो शेल है ऊपर का हार्ड, वो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है, अगर तुम ऐसे ओवल शेप होता है ना एग, तुम सिर्फ 2 उंगली का यूज करो, 2 फिंगर्स का यूज करो, तुम 2 फिंगर से भी उसको तोड़ नहीं सकते। जितना फोर्स लगाना इतना लगा लो। देखो नेचर का कंस्ट्रक्शन देखो,
तुम जितना चाहे ज्यादा फोर्स लगाना हो उतना लगा लो। अगर फोर्स लगाना है कहाँ पर, सिर्फ अप एंड डाउन, हाँ बीच में नहीं लगाना है। अगर अप एंड डाउन तुम जितना चाहे उतना फोर्स लगा लो, वो टूटेगा ही नहीं। टूटेगा हमेशा कहाँ से पता है, बीच में से, सेंटर में से। ओके, सो अगेन वो सब कब हम वापस थोड़ा बहुत आएगा तो डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, जब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फोर्सेस का चैप्टर है हमारा आगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा चलो, सो डी शेल्ड एग मतलब ऊपर का जो लेयर है एग का वो निकाल दिया है, अब तुमने पानी में रखा है। अगर वो निकाला नहीं और डायरेक्टली पानी में रखा तो ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर आएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड है और पूरा कवर्ड है, तो जगह ही नहीं है। अंदर बाहर कब होता है, जब मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है मतलब, मेम्ब्रेन मतलब क्या, पर्टिकुलरली पोरस मटेरियल होगा, होल्स होंगे जिसके अंदर और बाहर जा सके। अगर होल्स नहीं है मतलब रूम के बाहर कब जा सकते हैं भाई, जब जब दरवाजा हो, जब विंडो हो तब जा सकते हैं। अगर चारों दीवार सब जगह से बंद है, ओके, जेल, तो बाहर नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? ओके चलो, हाँ, सो डी शेल्ड एग को हमने प्योर वाटर में रखा, इन प्योर वाटर, तो वो क्या हो गया, स्वेल हो गया। क्या हो गया? स्वेल हो गया। स्वेल कब होता है? जब पानी अंदर ज्यादा आ जाता है। हाँ, जब पानी अंदर ज्यादा आ जाता है तो स्वेल हो जाता है। तो पानी अंदर चला जाता है और स्वेल हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। श्योर? करेक्ट, हाइपोटोनिक बोलेंगे। स्वेल होता है तो हाइपोटोनिक बोलेंगे, श्रिंक होता है तो हाइपरटोनिक बोलेंगे। ट्रिक भी बताई थी मैंने हाइट पर, तो हाइट पर छोटा सा दिखता है। छोटा सा कब दिखेगा? जब श्रिंक हो जाएगा, तभी तो छोटा सा दिखेगा। ओके, तो वो तो सिर्फ ट्रिक थी। तो हाइपोटोनिक, देखो, दिस हैपेंस ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म थ्रू द एग मेम्ब्रेन। जो एग की मेम्ब्रेन है उसमें से पानी अब अंदर जा रहा है। क्यों? मतलब अंदर पानी कम है और बाहर तुमने बाउल में पानी रखा हुआ है, सो बाहर ज्यादा है तो ज्यादा से कम साइड जा रहा है, जो हमारा ऑस्मोसिस है वो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर ऑन द आउटर साइड देन द इनर साइड। वो जो पता है वही सेंटेंस में लिखना है। Thus the water enter inside the egg, causing it to swell. Here और से end osmosis takes place. कौन सा? End osmosis takes place. End osmosis. तो स्पेलिंग याद रख लेना, ENDOSMOSIS, end osmosis। वैसे तो हम अंदर बाहर ऐसे ही लिख देते हैं, बट पर्टिकुलरली हम लिखेंगे तो जब स्वेल होगा, स्वेल, तो जब स्वेलिंग होगी तो स्वेलिंग के लिए हम लिखेंगे एंड ऑस्मोसिस। क्या लिखेंगे? एंड ऑस्मोसिस। कब? जब वाटर बाहर से अंदर जा रहा हो तब। याद रह जाएगा। ओके, ये वर्ड बुक में नहीं था, एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है, राइट? या है? हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बड़ा तो है। ये कंसेप्ट तो पढ़ा है, ये वर्ड देखा था या नहीं देखा था? नहीं देखा था। ओके, यस, चलो, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब क्या किया हमने? वही एग को, डी शेल्ड एग को कहाँ रख दिया? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब तो सॉल्यूट ज्यादा, मतलब सॉल्ट ज्यादा होगा और पानी कम। करेक्ट, सिंपल। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट ज्यादा, तो ज्यादा नमक डाल दिया है और पानी बहुत कम है। मतलब 1 ग्लास पानी है और उसमें 10 स्पून सॉल्ट डाल दिया। ओके, तो ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। या फिर तुमने ½ स्पून सॉल्ट डाला और पूरा ग्लास क्या है? वाटर, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। डन? ओके, तो वही है। अब उसको रखा हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब क्या होगा? पहले हमने कहाँ रखा था? HCl, डाइल्यूट HCl में रखा था। क्यों? वो लेयर हटाना था इसलिए। लेकिन वो तो लेयर हटाने के लिए था। लेयर हटाने के बाद कहाँ रखा था? लेयर हटाने के बाद तो सिंपली वाटर में रखा था। अब हम वाटर में नहीं रख रहे, अब हम रख रहे हैं कहाँ पर? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। और सॉल्ट को ही बोलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं? हाँ, यस, याद रखो। H जितना हो सके उतना याद रखो, तो बाद में याद कम रखना पड़ेगा। नहीं तो अभी याद नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में तो रखना ही है।
अभी ज्यादा कर लोगे तो बाद में कम रखना पड़ेगा। ये सब आता ही रहेगा 9th में 10th में। ओके चलो, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सॉल्ट को, ऐसा सॉल्ट का नाम क्या है पता है? NaCl। क्या है? NaCl। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट है और क्लोरीन है वो दूसरा एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट मिलके बना देते हैं एक कंपाउंड, एक मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं क्या? HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही यहाँ पर एक एलिमेंट है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। ओके, तो ये दोनों इकट्ठा होके बना देते हैं NaCl विच इज सॉल्ट, और उसका नाम है क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड। ओके, ये सब सोडियम नाम क्यों दिया? ये Na क्यों? सोडियम तो फिर SO लिखना चाहिए था ना कुछ, Na क्यों लिखा? वो सब कुछ हम 3rd and 4th चैप्टर में समझेंगे केमिस्ट्री। ओके, तो 3rd and 4th चैप्टर में हम समझेंगे कि भाई इसको Na ही क्यों बोला। ओके, और उसकी साइन Na क्यों है? नाम तो सोडियम है तो Na क्यों है? फिर हम देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम और उसका साइन है K। अरे पोटेशियम में तो K कहाँ से ले आए तुम? वो सब कैसे नाम रखे हुए हैं वो हम 3rd and 4th चैप्टर में समझेंगे। अंडरस्टूड? किसके? केमिस्ट्री के 3rd and 4th चैप्टर में समझेंगे। हाँ चलो, ये तो जैसे मैंने तुम्हें बताया उसके लिए बोल रहा हूँ क्या कि अभी अगर थोड़ा बहुत भी याद रह रहा है तो आगे जाके कम याद रखना पड़ेगा। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये चैप्टर में ऐसा कुछ ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। दी एग श्रिंक्स व्हाई? तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, और से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा डी शेल्ड एग को, तो क्या हुआ? श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया। श्रिंक कब होता है भाई? जब अंदर का पानी बाहर चला जाए। अंदर का पानी बाहर क्यों जाएगा? क्योंकि बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। बाहर किसने बोला कम है? अरे हमने ही बोला ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी कम और सॉल्यूट ज्यादा, तो बाहर पानी कम है इसीलिए अंदर से पानी कहाँ चला गया? बाहर चला गया। सिंपल। ओके, तो वही चीज चलो पढ़ते हैं। डी शेल्ड एग केप्ट इन सॉल्ट वाटर श्रिंक्स। दिस हैपेंस ड्यू टू द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम एग through the egg membrane to the outside. The concentration of the salt is higher on the outside and hence water concentration is less there. Egg shrinks as the water from inside leaves out. In this case X osmosis takes place. तो इसको हम क्या नाम देंगे? X osmosis। तो दो वर्ड याद रखना। एग्जिट, मैंने याद लास्ट टाइम बोला था वर्ड। ओके, तो एग्जिट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक्स ऑस्मोसिस। मतलब सेल में से पानी बाहर निकल रहा है तो हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। और बाहर निकलेगा तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक हो जाएगा मतलब बाहर जो सॉल्यूशन है, अभी क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? हाइपो, आइसो और हाइपर। हाइपर बोलेंगे। श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइपर। और से हाँ यस, हाइपर सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। डन? ओके, दैट्स इट। तो ये दो वर्ड याद रख लेना। चलो नाउ नेक्स्ट, the experiment proves that osmosis occurs when two solutions are separated by the semi-permeable membrane. Water, that is solvent, moves from a region of higher concentration to the region of lower concentration. Understood? Okay. चलो, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। Now we are going to see activity 5.4. Okay. चलो, तो 5.4 देखते हैं। Put dried resin. resin मतलब पता है ना? resin मतलब नहीं पता? रेजिन मतलब वो क्या बोलते हैं यार? ग्रेप्स। जो कौन सी ग्रेप्स? ये वाली ग्रेप्स नहीं, बड़ी बड़ी ड्राइड ग्रेप्स। नासिक में बहुत ज़्यादा मिलती है, शायद तुम घूमने गए हो तो। ड्राइड ग्रेप्स रे, वो अमेरिकन ड्राई फ्रूट आइसक्रीम खाते हैं तो बीच बीच में आती है, दैट इज, उसको रेजिन बोलते हैं। अरे तो कोई भी आइसक्रीम मतलब ड्राई फ्रूट्स में आती है, वो ड्राई फ्रूट्स के कैटेगरी में आती है। किसमिस, यस, उसको ही बोलते हैं इंग्लिश में रेजिन, किसमिस। ये भी खाया होगा, नाम नहीं पता। खाया होगा, नाम नहीं पता। क्या? किसमिस चॉकलेट खाई होगी? नहीं। लेकिन किसमिस चॉकलेट में वो नहीं आता, वो तो चॉकलेट ही होती है। अरे तुमने खाया होगा श्योर। कैसा दिखता है? अरे यार, छोटा छोटा।
हाँ बहुत छोटा, डेट जैसे येलोइश डेट जैसा, लेकिन डेट से मतलब 10% उसका वॉल्यूम होता है, डेट जितना बड़ा नहीं होता, इतना ही होता है, एकदम छोटा सा। अभी नीचे मैं तुम्हें दूंगा, देखना भी और खाना भी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट रेजिन, जिसको हम ड्राइड ग्रेप्स भी बोलते हैं, ओके, और से सूखी द्राक्ष बोले गुजराती में, सूखी द्राक्ष। जो कि नहीं आ रहा चलो कोई बात नहीं, ओके। सो मैं बताता हूँ और खिलाता भी हूँ तुम लोगों को, ओके। चलो हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ड्राइड रेजिन और से एप्रिकॉट। अब ये देखा है कभी एप्रिकॉट? वो खाया है? हाँ रोज खाते हैं। वेरी गुड, रोज खाते हो? हाँ गुड, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाना पड़ता है। क्या करें, हाँ, yes. खाना फेंकना पड़ेगा तो उसमें खाएंगे। नहीं सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ओके, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। सो अगेन वो भी कैटेगरी में आता है। वो मतलब वैसे जैसे ग्रेप्स होती है, तो ग्रेप्स और रेजिन एक ही चीज़ है, लेकिन ग्रेप्स में से पूरा पानी निकाल दिया है, ड्राइड हो गई है, उसको फिर हम रेजिन बोलते हैं। तो वैसे ही एप्रिकॉट हम वैसे भी खाते हैं और फिर ड्राइड एप्रिकॉट्स भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, ओके। चलो, सो वो लिए हुए हैं इन प्लेन और टैप वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। तो भाई टैप वाटर में रख दिए हैं और छोड़ दिया है, क्या होगा भाई, वैसे ही ड्राइड है वो लोग, तो मतलब अंदर पानी तो है नहीं, और तुमने पानी में डाल दिया, पूरा पानी अंदर घुस जाएगा, हाँ, तो स्वेल हो गया, करेक्ट। नाउ देन प्लेस देम इनटू, अब दूसरा, देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, या तो शुगर सॉल्यूशन ले लो, जस्ट लाइक जिसे हम चाशनी बोलते हैं, गुलाब जामुन खाओ तो जो बनाते हैं, दैट इज चाशनी, दैट इज क्या, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, जिसमें पानी कम है और शुगर ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन तो अभी इसके पहले ही हमने डिस्कस किया। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का एक और नाम भी है ब्राइन वाटर। क्या? ब्राइन वाटर, ओके। ये सब इंफॉर्मेशन पर्पस है, कभी पे कोई एक्टिविटी आ गई या फिर 10 तक तो ये वर्ड आ ही जाएगा, तुम देख ही लोगे। तो ब्राइन वाटर, हम समझे ये कौन सा पानी है रे? अरे कौन सा पानी नहीं है, वही पानी है जो हम पीते हैं, लेकिन जिसमें सॉल्ट भी है, तो दैट इज ब्राइन वाटर। और उसको तुम बोल सकते हो कि सॉल्ट सॉल्यूशन है। ब्राइन वाटर इज नथिंग बट अ सॉल्ट सॉल्यूशन। डन, ओके। चलो हाँ, तो क्या होगा, दो केस बोले हैं, क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस, रेजिन और एप्रिकॉट्स केप्ट इन वाटर स्वेल ऑब्वियसली। चलो, तो दिस हैपेंस ड्यू टू दी, अब बताओ स्वेल होगा वो तो तुमने बता दिया। अब ये दोनों में से कौन सा वर्ड सही होगा? एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, पक्का? करेक्ट, ओके। Because the water from higher concentration enters into the resin through its membrane. Done? Okay, चलो next। और अगर concentrated salt और sugar solution में रखा तो shrink हो जाएगा obviously. This happens due to the X osmosis because water from the resin leave and enter in the outer medium. Water concentration inside the resin is higher than the outer sugary or salty water. तो ये सब हमें पता ही है। Done. Okay, तो ये एक्टिविटी हो गई हमारी। Now next activity, activity number 5.5. Find out about the electron microscope from the resources in the school library. भाई ये तो अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे पास है ऑलरेडी डेटा, आंसर है, तो हम पढ़ लेते हैं। तो स्कूल लाइब्रेरी में से या फिर तुम फ़ोन में घर जाकर भी उसको तुम गूगल कर सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ढूंढो मतलब या तो बुक लो या तो अब तो क्या लेंगे, इंटरनेट, गूगल, ओके। चलो, और थ्रू द इंटरनेट डिस्कस इट विथ योर टीचर। तो टीचर के साथ डिस्कस करो, क्या जो समझ में ना है वो डिस्कस करो, या तो फिर कि हमने ये पढ़ा है, वैसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या होता है? अरे यार बहुत बड़ा है, चलो ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर भी मैं फास्टली थोड़ा पढ़ लेता हूँ। चलो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट 1 लाख to 5 लाख टाइम्स. 1 लाख to 5 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट यूजेस इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन द लाइट टू स्कैटर ऑफ मटेरियल. तो स्कैटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, लाइट यूज नहीं होती. अंडरस्टूड. स्कैटरिंग पता है तो आएगा केमिस्ट्री में. ओके लाओ मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ. स्कैटरिंग मतलब तुम्हें सेकंड चैप्टर में ही आएगा. सब कुछ सेकंड में ही रख दिया है. ये रहा. ओके तो स्कैटरिंग की वजह से ये इफेक्ट दिखने को मिलती है जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ओके तो ये सब तुमने देखा तो होगा. ओके जैसे कि भूत वाली मूवी होती है तो उसमें ऐसे पेड़ों में से ऐसे लाइटिंग आती है. ओके थोड़ी बहुत. फिर सुबह सुबह देखो, अगर सुबह सुबह अगर हम क्लास करें ओके तो तुम देखोगे कि अंधेरा है और अचानक से फर्स्ट लाइट रे आई. आज आए थे तुम्हारे भाई लोग 5:15 को ट्यूशन था. हाँ तो ऐसे लाइट रेज आई तो हमें दिखेगा कि उसके अंदर पार्टिकल्स भी अरे ऐसे मूव कर रहे हैं. ओके वो सब डीपली हम समझेंगे जब आएगा. तो दैट इज द स्कैटरिंग. ओके और से सपोज स्कैटरिंग इन द सेंस ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन. जैसे कि हम बोलते हैं ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे चमकते हैं. ऐसा कुछ चमकते ममकते नहीं है तारे. जैसे सन कंटिन्यूअसली जैसा दिखता है ना वैसा ही स्टार भी है. ये तो सुना होगा तुमने, सन इज अ स्टार. सुना है या नहीं सुना? वो प्लेनेट नहीं है, वो क्या है? स्टार है. क्या डिफरेंस है प्लेनेट और स्टार में? प्लेनेट पे लोग रहते हैं, कोई कुछ जुपिटर पे लोग रहते हैं. अरे लेकिन पार्शियली तो करेक्ट है ना, हम नहीं रहते अर्थ पर. तो सिर्फ मार्स पे भी कोई रहता होगा. अरे प्लेनेट पे रहता होगा नहीं, वो तो पॉसिबल होंगे तो रहेंगे ना. पॉसिबल क्या एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर. जब एटमॉस्फेयर आएगा तो वहाँ भी रह लेंगे. रह लेंगे. हाँ रह लेंगे. जैसे कि मून पे देखो अभी प्लांटेशन और वो सब शुरू करने वाले हैं. हाँ ओके तो अभी एटमॉस्फेयर नहीं है फेवरेबल, लेकिन एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रहेंगे. एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे और फिर रहेंगे. अभी मार्स में देखो, हमने मार्स मिशन स्टार्ट तो कर दिया है. सोचो आज से 100 इयर्स के बाद जैसा इन्वेंशन और जैसा रिसर्च हम मून पे कर रहे हैं उतने ही रिसर्च मार्स पे हो गया होगा ऑलरेडी. चलो ये तो बात की बात है. तो कहने का मीनिंग है प्लेनेट और ये अभी आंसर नहीं मिला मुझे. क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है प्लेनेट और स्टार में? स्टार चमकता है. अभी तो बोला नहीं चमकता था, वो भी चमकता है. प्लेनेट की खुद की लाइट नहीं होती, वो लाइट लेता है और फिर रिफ्लेक्ट. करेक्ट. स्टार लाइट प्रोड्यूस करता है. स्टार लाइट प्रोड्यूस करता है, प्लेनेट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता. ये स्टार लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है? वहां पे कंबशन होता है, मतलब जलता है, कुछ बर्निंग होता है. ओके जैसे हम ऐसे अंधेरे में, ठंड में, विंटर में कैसे सब लोग ऐसे रोड पे बैठ के ऐसे बैठ जाते हैं गप्पे लड़ाने. ओके तो क्यों? क्योंकि वो हीट मिल रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, ये हीट अच्छी लगेगी हमें. ओके और फिर सपोज नॉर्थ गुजरात में जाओ तो एसी की जगह क्या यूज करते हैं? हीटर यूज करते हैं. ओके हीटर के बगैर चलेगा नहीं, गर्म पानी के बगैर चलेगा नहीं. पीने के लिए, नहाने के लिए, सबके लिए गर्म पानी ही चाहिए. ओके उतना ठंड. ओके तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली. तो कहने का मीनिंग है वो स्टार है. तो स्टार की लाइफ होती है. स्टार जैसे हमारी लाइफ होती है वैसे स्टार की लाइफ होती है, बट वो बहुत सारे साल होते हैं, मतलब इन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स होती है उसकी लाइफ. लेकिन वो मरता है, उसकी भी डेथ होती है. प्लेनेट की डेथ होती है ऐसा सुना है? नहीं. लेकिन स्टार की डेथ होती है. ऐसा होता है कि अभी सपोज तुम कोई स्टार देख रहे हो जहां से लाइट आ रही है. ओके एक्चुअल में वो स्टार है ही नहीं वो जगह पर. एक्चुअल में वो स्टार वो जगह पर है ही नहीं. तो ये क्या देख रहे हैं हम? बेवकूफ बन रहे हैं. हाँ ये सब हम पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे. अच्छा चलो. हाँ तो इट यूजेस द इलेक्ट्रॉन. ओके ऑन्स रस्का वाज द फर्स्ट वन टू प्रिपेयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931. याद रखना हो तो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रख लेना. ऑन्स्ट रस्का. ओके कब? 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी.
The advantage of an electron beam is that it has a much smaller wavelength. अब ये wavelength and all अगेन तुम तो 9th में हो तो अभी तो आएगा समझ में, मतलब हम पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा हायर लेवल का है, तो इसीलिए तो क्या करें, लेकिन एक्टिविटी दी है तो फिर मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ, नहीं तो एक एक पॉइंट पे हम ऐसे डिस्कस करने गए तो क्या मीनिंग है, फिर हमारे चैप्टर के रिलेटेड है नहीं वापस। ओके चलो, सो वेवलेंथ उसकी कम होती है, विच अलाउ, ये तो एक्टिविटी करने को दे अगर गलती से भी स्कूल में से, तो तुम ऐसे ही सब कुछ लेके चले जाना, और फिर मैम ये वेवलेंथ क्या होता है, मैम ये स्टार क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, ये डाइल्यूट क्या होता है, तो चलता ही जाएगा लेक्चर। बोलेंगे यार अच्छा ठीक है, ये एक्टिविटी हम पूरे साल के बाद लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें वही सारे वर्ड्स यूज किए गए। अब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तुम्हारा साउंड चैप्टर है, उसमें सब आएगा। ओके, और साउंड चैप्टर तो निकाल भी दिए हैं नई बुक में, है तो एक और नई बुक में है, अच्छी बात है। पुरानी में तो है साउंड है। हाँ तो अच्छा किया है, अदरवाइज बहुत कुछ निकाल दिया है। ओके बहुत कुछ निकाल दिया है, सो गुड के साउंड चैप्टर रखा हुआ है, तो वो साउंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है एंड ऑल, वो सब तब हम पढ़ेंगे। ओके चलो, तो दैट्स व्हाई आई थिंक हम ये एक्टिविटी स्किप कर दें, राइट। ओके, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही है, और वो इंफॉर्मेशन का अभी ये चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ एक लेना देना है क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम सेल को इतना अच्छी तरह से देख सकते हैं, अदरवाइज our eyes are not capable of seeing that। अरे सेल तो बहुत दूर की बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लोगों के बीच में है, अभी चल रहे हैं, वो नहीं देख सकते, तो वो तो बहुत दूर की बात है। ओके अंडरस्टूड। चलो तो आगे बढ़ते हैं ये एक्टिविटी से 5.6 एक्टिविटी। हाँ अब ये कुछ है रिलेटेड, माउंट द पील ऑफ रियो लीफ, पर्टिकुलर लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड and examine cells under high power of a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. तो हर बार क्या किया है, पानी लाए हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लाए हैं और शुगर सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो पानी लाएंगे तो भी क्या होगा, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस होगा, और वो लाएंगे तो भी दो में से एक होगा। ओके तो वही चीज है। What do we see? The green colored chloroplast are seen in the mounting. तो ये जो लीफ है, रियो लीफ, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट। ये तो हमने पढ़ा था, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, ये टॉपिक का नाम थोड़ी है, प्लास्टिड्स में पढ़ा था, प्लास्टिड्स। ओके, और प्लास्टिड्स में दो पार्ट थे, कौन से बोलो, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ यस, ओके, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। डन। ओके चलो, अच्छा कलर किसका था, का कौन सा कलर था, ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट का कलरलेस और व्हाइट। यस करेक्ट। ओके तो यही सब चीज देखो, तुम्हें अगर एमसीक्यू भी आ रहे हैं ना ऐसे 1-1-1-1 मार के, तो उससे भी तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। फिर तुम्हें कोई भी कुछ क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या क्या पता है, जो जो पता है उसका एक एक सेंटेंस भी लिख दिया ना, तुम्हारी थियरी बन गई। ओके हम तो अच्छे से लर्न करके पढ़ के एग्जाम देंगे, बट कहने का मीनिंग है कि सिर्फ तुम क्लास में ध्यान से पढ़ो ना, तो भी तुम्हें बहुत कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड। काव्या तुमने स्टडी कम की लगी, सर मैं एब्सेंट थी, लेकिन फिर पढ़ो तो सही। और ये टाइम पे थोड़ी एब्सेंट थी, प्लास्टिक तो पढ़ा था तुमने, क्या बात कर रही हो, प्लास्टिक तो लास्ट में पढ़ा ना हमने, ओके उसके पहले प्लास्टिक पढ़ा था, तब वो एब्सेंट थी। ओके ठीक है चलो। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल, द वाटर मूव्स आउट ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो वाटर बाहर चला जा रहा है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, और वाटर बाहर चला जा रहा है तो उसका नाम क्या होगा, बाहर एक्सोस्मोसिस, एग्जिट वाला। ओके हाँ ठीक है, एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस एंड दिस, इसमें से क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, श्रिंक और स्वेल, shrinkage of the contents of the cell away from the cell wall is called plasmolysis। क्या, प्लाज्मोलाइसिस, ये पढ़ा था हमने, याद है, आई थिंक वैशाली भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है। हाँ तो ये क्या है, ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है,
हमारा सेल वॉल था। अब सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, ओके। तो सेल वॉल है और यहाँ पर न्यूक्लियस है और बड़ी बड़ी वैक्यूल्स है, ऐसी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स है, ऑर्गेनल्स है सारे, और सेल मेम्ब्रेन भी है ऐसे, ओके। ये फिगर हमने उस साइड पढ़ा था और ड्रॉ की थी, ओके। तो होगा क्या, अगर श्रिंक हो रहा है तो श्रिंक हो रहा है ना, तो ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट है ना, मेम्ब्रेन वाला, वो सेल वॉल से ये ही श्रिंक हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा कि ऐसे वो सेल वॉल से थोड़ा ऐसे अंदर हो गया, ओके। तो ये सब कुछ था ना, वो सब कुछ यहाँ आ गया और इतनी स्पेस बन गई। ये है तुम्हारी सेल वॉल, यहाँ पे ये सेल वॉल थी, ये सेल मेम्ब्रेन थी, तो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन ये है। तो ये बीच में ये जो है ना, ये सारी क्या बन गई, जगह बन गई। ये जगह क्यों बन गई, श्रिंकेज की वजह से। डन, ओके। तो श्रिंकेज हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि पूरा का पूरा सेल ही हर बार श्रिंक होगा। जनरली वैसा होगा, लेकिन प्लांट सेल में जहां पे सेल वॉल है वहां पे वैसा नहीं होगा। वहां पे सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी और वो सेल वॉल जहां पे, क्योंकि वो तो क्या है, सेल वॉल तो एकदम रिजिड है, ओके। तो वो ऐसे हिलने, क्योंकि वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो फिर पानी अंदर जाए बाहर जाए उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और पड़ता भी नहीं है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सब कुछ श्रिंक हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल श्रिंक होगी नहीं। और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। डन, ओके। चलो, इन दिस एक्टिविटी प्लाज्मोलाइसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड। नाउ प्लेस सम रियो, देखो सारे जो ऑब्जर्वेबल प्रोसेस है वो एक्टिविटी में दी हुई है। सो सोचो, जस्ट मुझे तो बहुत कुछ करना है लेकिन मेरी स्कूल नहीं है और ट्यूशन क्लास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है अदरवाइज जस्ट इमेजिन कि ये जितनी भी एक्टिविटी है अगर तुम्हें स्कूल में करवाए, तो मुझे पता है तब तक कोई स्कूल में नहीं करवाए, यस। ना 8th तक कोई करवाई एक्टिविटी नहीं, 9th में भी नहीं करवाएंगे, 10th में भी नहीं करवाएंगे। हाँ, 10th में मार्क्स देने हैं इसलिए शायद लैब में ले जाए और एक ही बंदा करेगा और तुम्हें शायद देखने को मिल जाए। वो भी सारे स्कूल में वो मेथड भी फॉलो नहीं होती है। तुम्हारी जो इंटरनल्स एग्जाम होगी और वाइवा और होमवर्क और उसी सब के बेस पे वो 20 में से मार्क्स दे देंगे, इंटरनल मार्क्स। हाँ, 11th-12th में करवाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल फैकल्टी आते हैं फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, ओके। स्कूल के ही नहीं होते, दूसरी स्कूल के आते हैं, ओके। तो उनको नहीं चलता फिर कि नहीं हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया था, ये वो ऐसा बोल नहीं सकते ना, दैट्स वाई करना पड़ता है। बट जस्ट इमेजिन, अच्छी बात है ये तो, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट वी शुड एक्सपेक्ट कि ऐसा स्टडी हो। मतलब सोचो, ये तो पॉसिबल अभी, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए, अदरवाइज एक माइक्रोस्कोप लेने जाए ना तो वो लैक्स में आता है। कितने में, लैक्स में आता है, लैक्स में, हाँ, हज़ारों में भी नहीं, लैक्स में। तो सपोज मैं ले आया, लाखों खर्चा करके एक माइक्रोस्कोप ले आया। अब सोचो कि तुम लोगों को मैं शो कर रहा हूँ, तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तुम देख रहे हो, देखो ये पानी में डाल दिया, अब देखो सेल वॉल, तो देखो श्रिंक हो, सेल वॉल वैसी की वैसी है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो। अंडरस्टूड? ये तुम देख सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो कि देखो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हुआ, देखो यहाँ पे एंडोस्मोसिस हुआ। सो ये सब कब होगा? मनी भाई चाहिए, पैसे चाहिए ज़्यादा, ओके। बट एटलीस्ट स्कूल वाले तो कर सकते हैं, और स्कूल वाले में भी चलो प्राइवेट भी छोड़ दो, गवर्नमेंट स्कूल वाले तो कर सकते हैं, वहाँ से तो फंडिंग मिलता है, गवर्नमेंट से फंडिंग मिलता है एजुकेशन में। और जो क्लासेस जो लैक्स में फीस लेते हैं और हज़ारों में फीस लेते हैं, मैंने अभी थोड़े टाइम, एक वीक पहले ही पूछा, ओके, अभी नाम नहीं बताना, बट तुम लोगों को पता ही होगा जो बड़े बड़े क्लासेस है यहाँ आसपास ही, अपना एरिया ही सारे क्लासेस है, तो वहाँ पे 11th की फीस कितनी है पता है? 11th साइंस की 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस, यस। 40,000 बोलो, 9th वाला भी 1 लाख रुपीस फीस है 11th साइंस की पर मंथ, सॉरी पर ईयर, पर मंथ थोड़ी है, पर मंथ तो पापा की फीस नहीं होगी उतनी ओके। सो बट पर ईयर भी बहुत ज्यादा है ये। 1 लाख को डिवाइड करो तुम 12 से, तो कितना पर मंथ कहाँ गया ये? बट ये लोग ला सकते हैं ना भाई, सपोज 3, और वहां तो स्ट्रेंथ भी देखो कितनी सारी है, ओके। अब वहां सपोज 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो 50 लाख रुपए हुए, मतलब आधा करोड़। 50 lakhs मतलब 1/2 करोड़।
तो 500 करोड़ उसमें से 3-4 लाख का माइक्रोस्कोप ले आओ और फिर करो, बच्चों को बताओ, तो 50 की जगह 500 हो जाएंगे नंबर। लेकिन वो लोग पैसा खर्च करते हैं पब्लिसिटी करने में, हमारे ये वहाँ पैसा खर्च करते हैं। जैसे बाहर होर्डिंग्स लगते हैं उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ओके, वो वहाँ पैसा खर्च करते हैं। सोचो यही पैसे से बच्चों को अगर दिखाया, और वो बच्चे के ही पैसे हैं, उनकी ही फीस है, ओके, तो सोचो उनका कितना एक्सपांशन होगा, ओके। बट कहने का मीनिंग है वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। वैसे स्कूल में भी है, कई स्कूल ऐसी है जहाँ पर बहुत हाई फीस होती है, बहुत हाई फीस, प्राइवेट की बात चलिए, ओके, बहुत हाई फीस। तो हाई फीस में फिर क्या, हाई फीस में बाकी सब बहुत अच्छा कि भाई स्कूल में खाना मिलेगा, फिर मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा स्कूल में, फिर स्कूल में ही स्विमिंग पूल भी है, ओके। अदर एक्टिविटीज तो ऐसे भर के है कि बच्चा सुबह 7 बजे जाता है तो शाम को 7 बजे आएगा। ऐसी है पॉश, सूरत में है। जब मैं सूरत में कॉलेज में था तो वहाँ से एक ऑफर आई थी मुझे, क्या हो, और तब मैं सोचता था स्कूल में थोड़ी पढ़ाऊंगा ऐसे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्कूल में क्यों जाऊँ, ऐसा था, ओके। फिर जॉब नहीं मिली तो मैंने स्कूल में ही पढ़ाया जॉब नहीं मिली मतलब यहाँ जॉब नहीं मिली भरूच में, तो फिर भरूच में ना मिली तो फिर मैंने स्कूल में ही पढ़ाया। बट कहने का मीनिंग है कि वैसी स्कूल्स है जो सैलरी भी बहुत हाई क्लास देगी, और उनके और वहाँ पे जो बच्चे सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं ना वो वहाँ पढ़ते हैं, ओके, सेलिब्रिटीज के बच्चे, तो उनको ऐसा, उनके लिए कुछ नहीं है ये लैक्स एंड ऑल। तो अगर वो लोग भी ऐसा करे तो कितना बढ़िया होगा, ओके। चलो ये तो बात है, हाँ। तो प्लाज्मोलाइसिस हमने देखा। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में ये सेल को डाल दिया, ओके, और ये लीफ को डाल दिया, रियो लीफ को डाल दिया, तो क्या होगा भाई, गया वो, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड में डाल दिया। देखो, नाउ प्लेस रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर, कहाँ, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, इन फॉर अ फ्यू मिनट्स, दिस किल्स द सेल। सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बॉइलिंग वाटर में डाल दिया तो सेल मर जाएगा, अंडरस्टूड। सोचो हम कड़ी पत्ता खाते हैं ना, जैसे ऑयल डाला, फ्राई किया और कड़ी पत्ता डाला, सेल तो अंदर के मर गए। और अंदर के मर गए मतलब है तो लीव्स में ही, भले मर गए भले मर गए, है तो लीव्स के अंदर ही, वही हम खाते हैं। बट प्लांट्स, वैसे एक बार मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए तो कोई वेजिटेबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ लाइफ ही लाइफ है, ओके। ब्रीथ कर रहे हैं तब कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर चले जा रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, जस्ट ब्रीथ। जब वॉक कर रहे हैं तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मार दे रहे हैं, और कई तो हम देख सकते हैं चींटी और वोटी गलती से मर जाए, ओके। मच्छर जानबूझ के ऐसे रैकेट जानबूझ के मारते हैं, वो कॉइल जलाते हैं, कछुआ छाप ओके, मच्छर अगरबत्ती, तो नहीं करना चाहिए। चलो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं, तो उसके सॉल्यूशन ढूंढो कि कर क्या सकते हैं। अच्छा, सो दिस किल्स द सेल, भाई सेल ही मर गया। Then the mount one leaf on the slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe. अब क्या होगा, ना स्वेल होगा ना श्रिंक होगा। भाई मर गया उसके बाद ब्रीदिंग करेगा आदमी? नहीं, तो सेल भी नहीं करेगा ना, सेल भी कुछ नहीं करेगा। भाई आदमी मर गया, सेल मर गया है, अब कुछ होगा नहीं, ओके। तो what do we find? Do plasmolysis occur now? As the Rio leaf is boiled, the cell within it are dead. Dead cells are not able to perform osmosis. Dead cells are not able to perform osmosis. Therefore, such a leaf will not show osmosis, and hence plasmolysis will not be seen in this dead leaf. Understood? समझ में आया? तो अगर हमने बॉइल कर दिया तो सेल्स खत्म, और अगर सेल्स खत्म, सेल ही खत्म हो गए तो फिर वो कोई एक्टिविटी करेगा नहीं। तो फिर हम खाते क्यों है यार? मतलब हम प्लांट तो खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? क्योंकि भले ही डेड हो गया, लेकिन डेड हो गया फिर भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, मतलब उसकी ये वैक्यूल सारी भरी हुई होगी, उसके ऑर्गेनल्स होंगे। तो उसके ऑर्गेनल्स मतलब प्लांट सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी के लिए
न्यूट्रिएंट्स है, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग। जैसे नॉन वेजिटेरियन तो प्राउडली नहीं खाते है, प्रोटीन के लिए खाते हैं प्राउडली। तो भाई किसी की डेड बॉडी है और तुझे प्रोटीन दिख रहा है, मतलब वो हैन है, मतलब चिकन है, व्हाटएवर, ओके, चिकन है, मटन है, फिश है, कुछ भी है, बट है तो डेड बॉडी है, तो ऑब्वियसली डेड बॉडी। अभी कोई खा रहा हो तो एक बार तुम ऐसा बोल दोगे कि डेड बॉडी खा रहा है तो तुम्हें मारेगा। ओके, बट जस्ट इमेजिन, ओके, कि है तो वही, लेकिन कई कई बार तो डॉक्टर भी बोलते हैं, कई बार तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम्हें खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा, और हम बोलते हैं कि हम नहीं खाते। अरे हम बीमार हो ना तो कई मेडिसिन ऐसी होती है जो आती है वहीं से, ओके, डिफरेंट। देखो ये हम बात तो कर रहे हैं, हम हंस भी रहे हैं, ओके, बट अगर एक्चुअल सेंस में मैं अगर सच बताऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, okay, even I was eating non-vegetarian food, okay, till 2011, okay, so 2011 मतलब last around 15 years से I am vegetarian। जब से बहुत कुछ नॉलेज मिला, नॉलेज फील हुआ, ये सब तो मैंने भी पढ़ा था तो मेरी स्कूल तो 2004 में ही कंप्लीट हो गई थी, ओके, बट सब कुछ असल में समझ में आने, और सपोज स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एंड ऑल, वो सब समझ में आया कि यार हम ये सब कर रहे हैं, तो फिर मैंने 1 जनवरी को, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही सोच लिया था कि इस बार तो ऐसा रिजोल्यूशन लूंगा कि मतलब सबके होश उड़ जाएंगे। तो डिसाइड कर लिया 1 जनवरी से बंद कर दिया। एंड आई केम फ्रॉम से फिशरमैन फैमिली, हमारे जो एंसेस्टर थे वो फिशरमैन थे, ओके, तो फिशरमैन कभी वेजिटेरियन नहीं होते, ओके, तो मैं तब फिर शायद पहला मेरी फैमिली में वेजिटेरियन बना बिफोर 15 years, ओके, सो आई वाज आल्सो ईटिंग, ओके, तो कहने का मीनिंग है जो गलत है, तो मैं गलत था, मुझे समझ में आ गया, अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मैं गलत था, बट नाउ से आई एम कॉन्शियस इनफ एंड आई एम ट्राइंग। जैसे कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, मच्छर जानबूझ के मार रहा हूँ, नहीं मारूंगा तो काटेंगे, बट वो खाने के लिए था, ये खाने के लिए नहीं है, लेकिन है तो हमारा स्वार्थ है, तो वहां पर भी तुम अपना प्रॉफिट देख रहे हो कि टेस्ट अच्छा आता है, ये मिलता है, वो मिलता है, खा रहे हो, क्या ओके, मच्छर? नहीं रे यार, तुम दो स्टोरी को ऐसे मिक्स मत कर दो ओके, मच्छर नहीं, मच्छर तो मारने की बात है। मैं मिलने को नहीं। अच्छा, सो कहने का मीनिंग है कि वी आर, मतलब समझ में आए जब तुम लोगों को फील हो, और ऐसा नहीं है, देखो बातें करते करते काव्या ने भी नॉन वेजी फूड कम कर दिया है, ये छोड़ दिया है, यस, ओके, छोड़ दिया है, शी वाज आल्सो ईटिंग, ओके, मैं तो पहले भी नहीं खाती, पहले भी कम खाती थी, क्योंकि ये जो मेरे पास नॉलेज है मैंने शेयर किया, इट्स नॉट कि भाई मैंने कुछ फोर्स किया था क्या तुम्हें, जब मैं तुम्हें 6 पढ़ाता था कि ये सब छोड़ दो, खाना पीना एंड ऑल, फोर्स की बात कर रहा हूँ, सोच क्या रहे हो फोर्स थोड़ी किया था, इंफॉर्मेशन शेयर करना अलग बात है, जैसे अभी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। फोर्स तो मैं किसी को कर ही नहीं सकता ना भाई, खाने वाले तो खाएंगे। अरे जब मैरिज हुए ना, मेरे और मैम की मैरिज हुए ना, तब मैम भी खाते थे और मैं नहीं खाता था बिफोर 3.5 years, ओके, तो भी भाई खाना अपनी जगह है, मैरिज अपनी जगह है, बट सोचो धीरे, और मैं सपोज स्टूडेंट के साथ जो सब शेयर किया, वो तो मैम के साथ ऐसे कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, फिर भी डे टू डे रूटीन ऐसा होता है, तुम स्पिरिचुअलिटी, पर्टिकुलर आर्टिकल्स पढ़ोगे, पर्टिकुलर थिंग सुनोगे, तो वो नॉलेज बढ़ता जाएगा और फिर तुम्हें लगेगा हाँ यार सही बात है। सो 1.5 year हो गया है, मैम भी वेजिटेरियन है, तो सर इसका प्रॉफिट भी तो है, बहुत सारे प्रॉफिट है, लेकिन हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम तो जो मेन, मतलब जैसे कि कोई ऐसा बोले कि प्रोटीन के लिए खाते हैं, तो भाई प्रोटीन के लिए चने खाओ, प्रोटीन के लिए पनीर खाओ, ओके, प्रोटीन के लिए
मूंग खाओ, अरे प्रोटीन के लिए वो क्या होता है यार, सोयाबीन, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा प्रोटीन होता ही नहीं, सोयाबीन, ये सब खाओ। तो ये सब एक्सक्यूजेस है कि भाई हमें डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेगा, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर, बट सही में बोलना क्या चाहिए, यू शुड इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक, ऐसा बोलना चाहिए, यू शुड इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। तो फिर हम सोचेंगे, सर्च करेंगे कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है और फिर हम वो खाएंगे। लेकिन इजीनेस के लिए डॉक्टर, आज वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भर के खाओ अच्छे हो जाओ, ऐसा। तो वो एक्चुअली नॉनवेज को वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा किसको रहे हैं, प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन खाएंगे वो सही होंगे तो उनको फेथ बैठेगा कि हाँ ये डॉक्टर ने बोला, वैसा मैंने किया तो मैं सही हो गया, और तभी वो डॉक्टर की रिस्पेक्ट बनी रहेगी सोसाइटी में भी, ऑब्वियसली। नहीं तो तुम कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसकी दवाई खा के तुम्हारा डिजीज ठीक नहीं हो रहा, तो दूसरी बार जाओगे क्या तुम? नहीं जाओगे। कोई पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हो कि बाहर का नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये दवाई खानी है, सब कुछ वैसा कर रहे हो। सिंपल डिजीज छोड़ो, तुम ले लो जुकाम, कोल्ड कफ ले लो, ओके, कोल्ड कफ, और वो जो बहुत हैवी, और से फीवर ले लो, वायरल फीवर, डॉक्टर बोल रहा है वैसा तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम तुम दूसरे नहीं, हमें पेरेंट्स अब इस बार कोई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब क्या, वो भाई साहब जो भी बोल रहे हैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसकी इमेज तो डाउन हो रही है ना, उसकी इमेज तो डाउन हो रही है कि फर्क नहीं पड़ रहा। तो इमेज बढ़ाने के चक्कर में कोई भी सजेशन दे देते हैं, बट कोई भी सजेशन देना उनका काम हो सकता है, कोई भी सजेशन ले लेना हमारा काम नहीं है। लोग तो बोलेंगे भाई सबकी नहीं सुननी है। एक कोट है, याद रखना, क्या था, मैं याद कर लूं पहले। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ओके, तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, तो सबको पॉइंट आउट करोगे, सबको सुनोगे, तो फिर तुम अपना कब करोगे? और सबसे ज्यादा कौन सजेशन देता है पता है? जिसके पास बहुत कम टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, सॉरी कम टाइम में बोल रहा हूँ, जिसके पास बहुत ज्यादा फालतू का टाइम है, ओके, फालतू का, वो बहुत सजेशन देते हैं, तुम ऐसे करो, अरे भाई तुम ऐसे करो ना। तुम खुद ऐसे करो ना, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, तो लाइक दैट। हाँ चलो, तो वापस आ जाते हैं हम। सेल मर गए, ओके, कहाँ से कहाँ चले गए हम? क्या? सेल मर गए, ऐसा बोल रहा हूँ, बॉइलिंग किया तो सेल मर गए। चलो 5.7 आई थिंक सो लास्ट एक्टिविटी, ओके, let us take a glass slide with a drop of water on it using an ice cream spoon। ये आई देखो, ये एक्टिविटी, ओके, हमारे माउथ में से सेल लेना है, देखो। So using an ice cream spoon gently scrape inside the surface of cheek। तो जो चीक है उसके अंदर जेंटली स्क्रब करो, जेंटली, ओके, एकदम जेंटली ऐसे स्क्रब करो, ऐसे मत कि खून वून मत निकाल देना, वैसे तो हम एक्टिविटी तो करने नहीं वाले हैं, ओके, लेकिन जेंटली इसीलिए लिखा हुआ है। Does any material get stuck on the spoon? कुछ दिख रहा है क्या स्पून पे, ऐसा पूछ रहे हैं। With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this। मतलब जो भी हमने ऐसे निकाला है, ऐसे समझो, आइसक्रीम के स्पून से निकाला, फिर अब माइक्रोस्कोप से, नीडल की हेल्प से हम इवनली स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि हम अच्छे से देख सके। ओके, नाउ to color the material we can put a drop of methylene blue solution। याद रखना, पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखो, अच्छी बात है। क्या? मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। क्या? मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। कलर मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। क्यों मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन हमने लगाया? जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन और पर्टिकुलरली कोई सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? कलर से हम आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा ये है, ये है। तो जो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन भी लगाया। नाउ मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप। तो कवर स्लिप लगा दो। अब क्या देखने को मिल रहा है? तो देखो, द सेल्स ऑफ चीक सीन अंडर लो पावर
आर राउंड और ओवल। तो हमारे चीक में से जो निकाले हुए हैं सेल वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं या तो ओवल शेप के होते हैं, अंडे जैसे। ओके, देयर इज नो सेल वॉल। भाई कहाँ से होंगे, हम प्लांट है क्या? नहीं, तो फिर सेल वॉल कहाँ से होगी? द प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस इज सीन ऑब्वियसली बिकॉज वी आर ह्यूमन। और एक वर्ड चाहिए मुझे, बिकॉज वी आर नहीं, आपने बोला फिर से पढ़ता हूँ। द प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस इज सीन बिकॉज वी आर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट में दिखेगा नहीं। यस करेक्ट। मेम्ब्रेन इज सीन इन हायर पावर। तो अगर हम हायर पावर करें तब मेम्ब्रेन दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई देगी नहीं। हायर पावर मतलब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हायर पावर, जैसे कि हमारे कैमरे में हम जूम करते हैं तो दूर का दिखाई देता है, जूम नहीं करेंगे तो शायद दूर का दिखाई ना दे, वैसे ही। ओके चलो। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of the each cell? Were there similar structures in onion peel cell? तो क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ऑनियन के साथ सेम था और अभी तो जो तुम चेक कर रहे हो उसमें सेंटर में कुछ डार्क कलर का दिख रहा है, तो दिखेगा ना भाई, न्यूक्लियस दिखेगा। और ऑनियन के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो प्लांट सेल है, ये ह्यूमन सेल है। ओके देन चलो। न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन चीक सेल इज डार्कली स्टेन्ड, स्फेरिकल और ओवल एंड सेंट्रली प्लेस्ड। द न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि वो डार्क कलर का क्या था, न्यूक्लियस। So the nucleus of onion cell is shifted to one side then being in central position. तो वहां पर क्यों वन साइड में चला गया? ऑनियन का जो सेल था उसका न्यूक्लियस वन साइड क्यों चला गया? एक साइड में चला गया, सेंटर में नहीं है, ऐसा बोल रहा है। वो किस वजह से गया होगा, शायद गैस करो। वो प्लाज्मोलाइसिस के शायद इसलिए नहीं, प्लाज्मोलिसिस होता, एक रीजन है यस कि प्लाज्मोलिसिस हो तो भी वो क्या हो जाएगा, सेंटर में रहेगा नहीं। करेक्ट आंसर है। दूसरा भी एक आंसर हो सकता है, नहीं, वैक्यूल्स की वजह से। प्लांट है ना, तो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होगी तो सेंटर में से ऐसे धक्का मार के हट रहे, सेंटर में तो हम रहेंगे, तो वो सेंटर कहाँ चला गया, मतलब जो न्यूक्लियस है वो साइड पर चला गया। ओके चलो। हाँ, so the nucleus of onion cell is shifted to one side then being in central. Okay चलो, तो that's it for the activity. खत्म। यस, तो इसी के साथ हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट होती। रुको, बंद मत करो तुम, है टाइम। हाँ, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में से जो ऐसे लगे वो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हमने सब कुछ डिस्कस किया ही है। सबसे पहला हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ आता है। देन नेक्स्ट व्हाई द सेल, सारे हैं ना, मतलब सारे इंडेक्स क्वेश्चन लिखने हैं ना। हाँ, सारे लिखने हैं। यस, why the cell is called the structural and functional unit of life? What is the living organism made up of? Why are they called structural and functional unit of life? Yes, this also you can write. कौन सा वाला? वो स्टार्टिंग नहीं है, शायद पेज नंबर 51 के आसपास हो। इसमें लिखा तो है लेकिन कौन सी बुक का 51 वो नहीं लिखा। वापस बोलो ना। स्टार्टिंग जैसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, उसके नीचे ही होगा दूसरा क्वेश्चन। Why is the cell called the structural? हाँ यस, और उसी में और करके वही है। ओके, वही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है हमारा हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस। भाई पता ही है ना, ऑस्मोसिस। नहीं, क्या, क्यों? ऑस्मोसिस तो करी वाटर। अच्छा, डिफरेंस। यस गुड। उसे क्या बोलेंगे? અહીંયા જ બેસો હમણાં મેમ આવશે, तो उसे क्या बोलेंगे? अरे याद करो जल्दी, फर्स्ट चैप्टर First elimination.